कक्षा 10 के सभी छात्रों को नमस्ते। सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में दूसरा पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चल रहा था। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन 11 नंबर तक हुए थे। थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण 12वां क्वेश्चन हमको बोर्ड में समझाना चाहिए था, वो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के आज 18 नंबर तक आज आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सेवा क्षेत्र के दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करती है। ये लोग कौन हैं, इस पर हमको आज चर्चा करें। तो भारत में सेवा क्षेत्र को दो विभिन्न प्रकार के लोगों को नियोजित करती है। यह पूर्णतः जो कथन है यह सत्य है। ये जो दो लोग हैं उन्हें पहले जान लें। पहला नंबर है कुशल एवं योग्य पढ़े लिखे श्रमिकों का वर्ग, और दूसरा जो है अकुशल या अशिक्षित वर्ग या श्रमिक। अब दोनों में अंतर क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना है कि जो कुशल और शिक्षित वर्ग हैं वो एक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि किसी भी उद्योग के निर्माण में तकनीकी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तकनीकी ज्ञान अधूरा रह जाता है तो वह उद्योग विकास नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुशल श्रमिकों का एक समूह उद्योगों में कार्य करने के लिए होना परम आवश्यक है। और जब उत्पादन के लिए अनेक श्रमिकों की, अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे माल ढोने के लिए है, फैक्ट्री में माल पहुंचाने के लिए है, वहां पर तैयार किया गया माल है, उसे अत्यंत दूर स्थानों तक पहुंचाना है, तो ऐसी स्थिति में अकुशल श्रमिक कार्य करता है, वहां तकनीकी का कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे श्रमिक अकुशल और असंगठित या अशिक्षित होते हैं, जिनके रोजगार का कोई समय सीमा नहीं होती है। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा सरकार या संगठन से प्राप्त नहीं होती है। उन्हें छुट्टी लेने पर उनका वेतन भी काटा जा सकता है और बिना कारण बताए उनके रोजगार को समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों का जो जीवन निर्वाह है वो अत्यंत जटिलता से पूरा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरा कोई कार्य करने को का ज्ञान ही नहीं होता है। जैसे अपने क्षेत्र में हम देख लें कि कोई प्राइवेट गाड़ियों में काम करने वाले हमारे ड्राइवर हैं। अब ड्राइवरी के अलावा उन्हें दूसरा कोई काम नहीं आता है, तो उनसे जहाँ गलतियाँ हो जाती हैं तो उन्हें दूसरा कोई स्थान ढूंढ करके दूसरी कोई गाड़ी देखनी पड़ती है, जिस कारण से उनका निरंतर रोजगार बदलता रहता है, लेकिन काम उनका ड्राइवरी का ही होता है। प्रश्न नंबर 14 में असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण क्यों किया जाता है, इस प्रश्न पर चर्चा करें। देखिए, असंगठित क्षेत्रों में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण के बताए उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। इनके काम करने के दौरान इन्हें छुट्टियां भी कम मिलती हैं और छुट्टियों का इनका वेतन काटा जाता है, यानी उनका छुट्टियों
का भी भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अधिक समय तक काम करना पड़ सकता है, जिसे उन्हें उस अधिक समय का वेतन भी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जब यदि एक जगह से यदि काम है, यदि काम में नहीं करते हैं तो उन्हें काम से निकाला जा सकता है। तो ऐसी स्थितियों में उन्हें समझौता करना पड़ता है, कभी कभी उन्हें समय से ज़्यादा भी काम करना पड़ता है। और असंगठित क्षेत्रों में काम जो है अनियमित होता है, यानी काम बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, काम बहुत कम भी हो सकता है, और काम के आधार से उन्हें वेतन या मजदूरी प्रदान की जाती है, जिस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा दयनीय बनी रहती है। वो आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं, और आर्थिक विकास न कर पाने के कारण उनका जो परिवार है, न उनका स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, जिस कारण से उनका विकास नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। देखिए, आर्थिक जो गतिविधियां हैं तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार से वर्गीकृत की जाती है, जैसा कि अभी आपने पिछले 2 प्रश्नों में देखा कि एक है संगठित रोजगार और दूसरा है असंगठित रोजगार। संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य जो है वो नियमित होता है, इसमें रोजगार की गारंटी बनी रहती है। इसमें जो भी कार्य किया जा रहा है, उद्यम किया जा रहा है, उद्योग में उत्पादन किया जा रहा है, वो सरकार के बनाए गए नियमों के आधार पर किया जाता है, और वही नियम रोजगार पर, यानी जो रोजगार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उस पर भी लागू होते हैं। उसे बिना कारण के उसे नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता है। उसे छुट्टियां जो हैं सवैतनिक छुट्टियां प्रदान होती हैं। उसके पास फंड होता है भविष्य के लिए, उसके पास योजनाएं भी होती हैं। इसके अलावा उसे अनेक प्रकार के भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं, और जब वो कार्य करने के बाद रिटायर होता है तो उसे पेंशन तक प्राप्त होती है। जैसे हमारे यहाँ की आर्मी है, थल सेना हो, नभ हो या जल सेना हो, उसमें जो भी सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार उनके भरण पोषण के लिए उन्हें पेंशन भी देती है। तो ये संगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे अध्यापक हो, उन्हें एक निश्चित समय के आधार पर कार्य पर रखा जाता है। यदि उनसे अधिक कार्य लिया जा रहा है तो उसे सरकार को अधिक वेतन देना पड़ता है। जैसे अध्यापकों को यदि हमने दूसरे कार्य पर लगाया है, जैसे हमने चुनाव पर लगाया है उसे ड्यूटी पर, तो चुनाव की ड्यूटी का जो भी भुगतान होगा उसे सरकार को करना पड़ेगा। उन्हें बीमा, भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्राप्त होती है। और असंगठित क्षेत्र वे उद्यम होते हैं जहां पर कार्य करने की कोई समय सारणी निश्चित नहीं होती है। उन्हें अधिक से अधिक काम पर लगाकर कम से कम वेतन दिया जाता है, जिस कारण से निरंतर उन्हें काम का अभाव प्रदान यानी उनको प्राप्त होता है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती है। उन्हें सवैतनिक
नहीं प्रदान की जाती हैं, उन्हें जो मेडिकल की छुट्टियां हैं वो भी प्रदान नहीं की जाती हैं। यानी सरकार के द्वारा जो भी रूल हैं इन पर किसी भी प्रकार के नियम लागू नहीं होते हैं। इन्हें बिना कारण के इनके रोजगार से बाहर किया जा सकता है। तो ऐसे जो संगठन हैं जिनका किसी भी सरकार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी सरकार पर वहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो ऐसे जो क्षेत्रक हैं वो असंगठित क्षेत्रक या अकुशल श्रमिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर जो 16 है, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार गतिविधियों की तुलना करनी है। तो अभी जो भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बारे में आप लोगों ने जाना है, उसी को अलग अलग पैराग्राफ में भी हम उसका उत्तर दे सकते हैं लिख करके, या एक ही पेज पर अलग अलग जो खाने बना करके उन्हें पॉइंट टू पॉइंट हम उसका उत्तर लिख करके उत्तर पुस्तिका को पूरा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न अब समझाने योग्य नहीं है, इसे आप लोगों को स्वयं समझना होगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो क्वेश्चन है सेम डिटो क्वेश्चन है, ये आपका प्रश्न नंबर 16। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मनरेगा का जो पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, इसे हिंदी में कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो भारतीय सरकार कहें या केंद्र सरकार ने सन 2005 में भारत के 200 जिलों में यह योजना प्रारंभ की थी, और इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को कार्य या रोजगार देना था जो अकुशल श्रमिक या अशिक्षित थे और जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। तो ऐसे लोगों को कम से कम वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम सन 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार के द्वारा यह एक्ट लागू किया गया था। और यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो ऐसे लोगों को जो नौकरी है उसमें उन्हें रोजगार देने के लिए छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। तो उद्देश्य हमारा जो है मनरेगा का ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम लोगों को, जो जितने भी लोग हैं उनमें कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें 100 दिन उन्हें रोजगार देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 18 है कि सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की तुलना करनी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र को कहें या सार्वजनिक उद्यम कहें या उद्योग कहें, तो वे उद्योग जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जहां सरकार का हस्तक्षेप जिन उद्योगों में होता है उन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इन उद्योगों में किसी भी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए यह उद्योग स्थापित नहीं किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी नियम और कानून जो हैं वो सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है। इस प्रकार के उद्योगों से राष्ट्र के नागरिकों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके अंतर्गत रेल, रक्षा,
अनुसंधान, कृषि आदि आते हैं, और यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसका उद्देश्य जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाना है। अब निजी क्षेत्र की बात करते हैं। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर सरकार का किसी भी प्रकार का स्वामित्व नहीं होता है, जब बल्कि किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का वहाँ पर स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य जन कल्याण की भावना नहीं, बल्कि स्वयं के लाभ के लिए यह उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे जितने भी आपके निजी जो कंपनियां हैं, चाहे वो मोबाइल की हों या आपकी फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, टेलीविज़न हो, और तमाम फैशन की जो चीज़ें हैं जो एक कंपनी के द्वारा चलाई जाती हैं और उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है, तो ऐसे क्षेत्रक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य कल्याण की भावना को नहीं, बल्कि अपने लाभ को आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे जो उद्योग हैं, चाहे आप रिलायंस का देख लें, टाटा का देख लें, जितने भी उद्योग हैं वो स्वयं के धन के कमाने की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। अपने यहाँ के जो भी प्राइवेट जो कॉलेज हैं, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज भर के लिए धन्यवाद। कल शेष जो वीडियो है वो आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।